नमस्कार साथियों, बीए तृतीय सेमेस्टर समाजशास्त्र की इस वर्चुअल कक्षा में मैं डॉक्टर सुनील गोयल, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय अंजड़, जिला बड़वानी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम आज यह जानने का प्रयास कर लें हम कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे प्रवर्जन के बारे में। प्रवर्जन का क्या अर्थ होता है, प्रवर्जन की क्या परिभाषा होती है और प्रवर्जन की क्या विशेषताएं होती है। व्हाट इज मीन्ड बाय माइग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, हाउ कैन वी डिफाइन माइग्रेशन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेशन। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे ग्रामीण समाज के प्रवर्जन के बारे में, माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम रूरल सोसाइटी। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे प्रवर्जन के कारणों एवं प्रभावों के बारे में, व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, प्रवर्जन के मुख्य कारण और प्रवर्जन के समाज पर होने वाले प्रभाव क्या क्या हैं। आइए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं माइग्रेशन के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, हाउ कैन वी डिफाइन माइग्रेशन, What are the characteristics of migration? प्रवर्जन क्या होता है, प्रवर्जन से हम क्या समझते हैं, प्रवर्जन से हमारा क्या आशय है, या यूँ कहें प्रवर्जन का क्या अर्थ होता है, प्रवर्जन को विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है एवं प्रवर्जन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रवर्जन शब्द के अर्थ के बारे में। What is the meaning of migration? जैसा कि आप सबको विदित है, प्रवर्जन शब्द का प्रयोग हिंदी में संज्ञा और अथवा विशेषण के रूप में किया जाता है। यह शब्द पुल्लिंग वर्ग में आता है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द से हुई है। मूल अर्थ यदि हम बात करते हैं, हिंदी में इसका मूल अर्थ होता है बाहर जाना, परदेश जाना, या यूं कहें घर बार छोड़कर प्रव्रज्या या संन्यास लेना। इस प्रवर्जन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समाज वैज्ञानिक रॉबर्टसन ने अपने शोध प्रवर्जन के नियम में सन 1885 में किया था। रॉबर्टसन एक बहुत ही प्रमुख समाज वैज्ञानिक रहे हैं। प्रवर्जन शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। जैसा कि विदित है, आदिकाल से मानव जब फल इकट्ठे करके और शिकार करके पेट भरता था, तब भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर उधर भटकता फिरता था। जब उसने खेती करना, कृषि करना प्रारंभ किया और आग जलाकर खाना बनाना सीख लिया, उसके पश्चात उसे एक आवास की आवश्यकता हुई, स्वयं के एक घर की आवश्यकता हुई। धीरे धीरे समाप्त होने लगा तो वहां की जनसंख्या बहुत बढ़ गई, या कोई प्राकृतिक विपदा आ गई तो उन्हें कहीं दूसरी जगह पर जाकर बसना पड़ा और अपना नया ठिकाना ढूंढना पड़ा। मानव ही क्यों दोस्तों, जैसा कि विदित है आपको, आप सभी जानते हैं, पशु पक्षी भी सही मौसम और भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर प्रवास करने चले जाते हैं, या यूं कहें दूसरे स्थान की ओर माइग्रेट करके चले जाते हैं। प्रवास का अर्थ होता है अपने घर से कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए चले जाना और कहीं और जाकर बस जाना। आज के संदर्भ में यदि बात करें, वर्तमान में जो प्रवासी शब्द का प्रयोग होता है, यह उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो अपना देश छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे देशों की ओर चले जाते हैं या वहां पर जाकर बस जाते हैं। प्रवास प्रकृति का नियम है, प्रवास यूनिवर्सल है। हमेशा से लोग दूसरे देशों में जाते रहे हैं या दूसरे देशों में जाकर बसते रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर अपना ठौर ठिकाना ढूंढते रहे हैं। पहली पीढ़ी प्रवासी ही रहती, सदियां या फिर पीढ़ियां निकलने के बाद वह देश पूरी तरह उनका अपना हो जाता है। दूसरे देश की नागरिकता मिलने के बाद भी उन्हें उनके मूल के देश से ही पहचान मिलती है, उन्हें उनके मूल के देश से ही जाना जाता है, या यूं कहें कि उन्हें उनके मूल के देश से ही एक आइडेंटिटी वहां पर प्राप्त होती है।
भारत में भी कभी आर्य आए थे, फिर कुछ मुस्लिम सल्तनतें आईं, मुगल आए और जो यहीं के होकर रह गए। अंग्रेज भी आए जो जिन्होंने बहुत वर्षों तक राज करके वापस चले गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की तो समूची जनसंख्या ही यूरोपीय मूल के लोगों की है। वहां के मूल निवासी क्रमशः रेड इंडियन और एबोरिजिनल तो कभी कभी मुख्य धारा से जुड़े ही नहीं, ना उन्हें जोड़ने का प्रयत्न किया गया। प्रवासी यूरोपीय समुदायों ने यहाँ की प्राकृतिक संपदा का बहुत उपभोग करके अपना स्वयं का देश बनाया और अपने मूल देश को और वापस चले गए और यहाँ से अलग हो गए। तात्पर्य यही है मित्रों कि अपना देश, अपना घर छोड़कर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मनुष्य सुदूर देशों में जाकर बस जाता है, या सुदूर प्रांतों में जाकर बस जाता है, या अपने प्रांत को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर अपना जीवन यापन करने लगता है। प्रवासियों की पहली पीढ़ी को काफी संघर्ष करने पड़ते हैं, कश्मकश से जूझना पड़ता है। नई जगह पर सामंजस्य बिठाना, नई जगह पर पहचान बनाना, छूटे हुए देश की संस्कृति और भाषा का मोह, फिर अपने प्रवास के निर्णय को खुद को और दूसरों को सही साबित करना, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इस किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण की प्रवृत्ति को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जनसंख्या के वितरण को किस प्रकार से समझा जाए। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। इस डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार से हम समझे, इन्हें किस प्रकार से समझने का प्रयास करें। इनको समझने के लिए प्रत्येक देश की जनसंख्या की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दिशा, डायरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के कारणों, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन, इन सब से हमें जनसंख्या की गतिशीलता का ज्ञान होता है। और मित्रों, जनसंख्या की गतिशीलता से ही हमें प्रवर्जन का ज्ञान होता है। हमें यह मालूम पड़ता है कि प्रवर्जन की मात्रा, प्रवर्जन की दिशा, प्रवर्जन की विशेषताएं या प्रवर्जन के मूल कारण क्या क्या हैं। संक्षेप में यदि हम समझना चाहें तो जनसंख्यात्मक परिवर्तन को जानने और समझने के लिए प्रवर्जन का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। प्रवर्जन का अध्ययन हम मूल रूप से जनसंख्या के वितरण को समझने के लिए ही करते हैं। आइए प्रवर्जन के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार से विचार व्यक्त किए गए हैं। हाउ द वर्ड माइग्रेशन हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस सोशल साइंटिस्ट। इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे समाज वैज्ञानिक डेविड हीर के बारे में। डेविड हीर ने शब्द प्रवर्जन को इस प्रकार से परिभाषित किया है। इसके पश्चात हम समाज वैज्ञानिक बर्गेल के विचारों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात हम भारतीय मूल के बहुत ही वरिष्ठ समाज वैज्ञानिक डॉक्टर एस.सी. दुबे के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए, इन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से प्रवर्जन शब्द को परिभाषित किया है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि डेविड हीर, समाज वैज्ञानिक डेविड हीर ने प्रवर्जन को किस प्रकार से परिभाषित किया है। अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना ही प्रवर्जन है। जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक निवास से दूर चला जाता है, स्वाभाविक निवास से अलग होकर रहने लगता है, अपनी मूल संस्कृति, अपने मूल निवास को छोड़ देता है और वहां से अलग होकर जाकर रहने लगता है, तो उसे ही हम प्रवर्जन कहते हैं। दूसरे शब्दों में समाज वैज्ञानिक बर्गेल ने भी इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रवर्जन मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द समाज वैज्ञानिक बर्गेल ने प्रयोग में लाया है, वह है स्थानांतरण। जब जनसंख्या का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है, या यूं कहें कि लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होकर जाते हैं, तो उसे ही प्रवर्जन कहा जाता है। बर्गेल ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है, वह है स्थानांतरण। माइग्रेशन को हम स्थानांतरण के रूप में भी जान सकते हैं या कह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं
समाज वैज्ञानिक डॉक्टर एससी दुबे ने प्रवर्जन को किस प्रकार से परिभाषित किया है। प्रवर्जन सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन और बहिर्गमन होता है। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। यहाँ पे 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। प्रवर्जन को डॉक्टर एससी दुबे साहब ने सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया बताया है। डॉक्टर एससी दुबे साहब का कहना है, माइग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। माइग्रेशन सोशल चेंज को इंगित करती है। माइग्रेशन या प्रवर्जन सामाजिक परिवर्तन को इंगित करने वाली एक प्रक्रिया है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, अंतर्गमन। अंतर्गमन का मतलब क्या होता है, अंतर्गमन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अंतर्गमन, और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बहिर्गमन। बहिर्गमन भी किसे कहते हैं, बहिर्गमन शब्द को डॉक्टर एससी दुबे साहब ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हमारे सामने उभर कर सामने आ रही है, सामाजिक परिवर्तन, अंतर्गमन और बहिर्गमन। बहुत स्पष्ट है, प्रवर्जन सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन और बहिर्गमन होता है। आइए मित्रों, सामाजिक परिवर्तन प्रवर्जन के द्वारा किस प्रकार से हो रहा है, प्रवर्जन की क्या क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेशन, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमारे सामने जो विशेषता उभर के आती है वह है सामाजिक परिवर्तन का लक्षण। जैसा कि हमने अभी बात की थी, डॉक्टर एससी दुबे साहब ने प्रवर्जन को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बताया है। कौन सा सामाजिक परिवर्तन, कैसा सामाजिक परिवर्तन, कैसा सोशल चेंज। जिन राष्ट्रों में औद्योगिकीकरण होता है वहां जनसंख्या का पुनर्वितरण भी दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए यूरोप और उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के पश्चात गांवों से नगरों में होने वाले प्रवर्जन में तीव्र वृद्धि हुई है। प्रवर्जन न केवल सामाजिक परिवर्तन का लक्षण है बल्कि स्वयं भी सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात इस विशेषता में कही गई है। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। औद्योगिकीकरण होने से नगरीकरण होता है, औद्योगिकीकरण होने से नगरीकरण होता है। जब जनसंख्या का मूवमेंट एक स्थान से दूसरी स्थान की तरफ होता है तो यह सामाजिक परिवर्तन का भी लक्षण माना जाता है। आइए दूसरी मुख्य विशेषता के बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरी विशेषता है प्रवर्जन का उदय। प्रवर्जन का उदय कैसे होता है। प्रवर्जन प्रायः प्राकृतिक समस्याओं जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं जैसे युद्ध आदि के कारण भी होता है। इससे विस्थापित जनसमूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। इसे भी हम प्रवर्जन का उदय मानते हैं। इस विशेषता हमारे सामने आती है जनसंख्या परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया। प्रवर्जन को जनसंख्या परिवर्तन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। आइए किस प्रकार से जनसंख्यात्मक परिवर्तन होता है। प्रवर्जन जनसंख्या परिवर्तन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके माध्यम से संख्या में वृद्धि और ह्रास दोनों ही संभव है। प्रवर्जन से एक स्थान में जनसंख्या की वृद्धि होती है और निश्चित तौर पर जहां से जनसंख्या मूवमेंट करके जा रही है उस स्थान पर जनसंख्या में कमी होती है, या यूं कहें कि वहां पर जनसंख्या का ह्रास होता है। चौथी मुख्य विशेषता हमारे सामने आती है सांस्कृतिक प्रसारण का साधन। प्रवर्जन को सांस्कृतिक प्रसारण का साधन भी माना जाता है। प्रवर्जन सांस्कृतिक प्रसारण और सांस्कृतिक एकता का महत्वपूर्ण साधन है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है। सांस्कृतिक प्रसारण एवं सांस्कृतिक एकता का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन प्रवर्जन को माना गया है। एक व्यक्ति जो किसी समुदाय से जाता है वह स्वयं में दो संस्कृतियों के तत्वों का समावेश करता है। सात्मीकरण की प्रक्रिया द्वारा जहां प्रवर्जन कार्यों की संस्कृति के तत्व समाहित हो जाते हैं वहीं सामाजिक एकता भी उत्पन्न हो जाती है। जब व्यक्ति प्रवर्जन करके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो निश्चित तौर पर दो संस्कृतियों का एक जगह पर मिलन होता है और
इस प्रक्रिया को हम सात्मीकरण के नाम से जानते हैं। सात्मीकरण की प्रक्रिया के द्वारा एक संस्कृति के तत्व दूसरी संस्कृति में समाहित हो जाते हैं और यहीं सांस्कृतिक एकता के दर्शन होते हैं। पांचवी मुख्य विशेषता जो हमारे सामने आती है वह है विशिष्ट योग्य व्यक्तियों का सदुपयोग। प्रवर्जन के द्वारा विशिष्ट योग्य व्यक्तियों का सदुपयोग भी होता है। प्रवर्जन ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कलाकार आदि जो कुछ विशिष्ट योग्यता रखते हैं, जो कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन रखते हैं तथा एक क्षेत्र विशेष में प्रतिभा संपन्न होते हैं को उन स्थानों पर स्थानांतरित करता है जहां पर उनकी प्रतिभा का समुचित सदुपयोग किया जा सके। बहुत निश्चित तौर पर बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई है। प्रवर्जन के माध्यम से प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पर उनकी आवश्यकता ज्यादा होती है वहां पर स्थानांतरण संभव होता है। छठी मुख्य विशेषता हमारे सामने जो आती है वह है जनसंख्या समायोजन का आवश्यक तत्व। प्रवर्जन को जनसंख्या के समायोजन का आवश्यक तत्व भी माना गया है। प्रायः अधिकांश देशों में कुछ क्षेत्रों की जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक होती है और इनमें लाभप्रद रोजगारों का अभाव होता है। दूसरी ओर भी हैं जिनमें निम्न जन्म दर वाले क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार की उपलब्धता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहाँ पर दो मुख्य बातें कही गई है। एक ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जन्म दर ज्यादा है, जहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा है, वहां पर यदि यह माना जाए तो लाभप्रद रोजगारों का अभाव होता है। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जन्म दर कम होती है, जहां पर बर्थ रेट कम होती है और वहां पर यदि लाभप्रद रोजगारों की उपलब्धता ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर प्रवर्जन से इन परस्पर विपरीत परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का समायोजन एवं संतुलन एक आवश्यक तत्व है। इसके पश्चात यदि हम सातवीं मुख्य विशेषता की बात करें तो बहुमुखी समायोजन की समस्या। प्रवर्जन से सामान्यतया संस्थाओं, प्रथाओं एवं परंपराओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण शिथिल हो जाता है। निश्चित तौर पर जब व्यक्ति अपने परिवार से दूर जाता है, जब व्यक्ति अपने स्थान पर जहां पर उसकी पीढ़ियां निवास कर रही है वहां से वह दूर जाता है, इसके फलस्वरूप बाल अपराध, व्यक्तिगत विघटन, अवैधता जैसी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, यहाँ तक अभी हमने मुख्य रूप से बात की है प्रवर्जन के अर्थ के बारे में। प्रवर्जन का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। प्रवर्जन की परिभाषा क्या होती है, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ माइग्रेशन। और प्रवर्जन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइग्रेशन। आइए अब हम बात करते हैं ग्रामीण समाज के प्रवर्जन के बारे में। माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम रूरल सोसाइटी। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे प्रवर्जन के स्वरूप के बारे में। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन। समाज वैज्ञानिक किंग्सले डेविड ने प्रवर्जन के प्रमुख स्वरूपों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। विजय के लिए प्रवास, विवशतापूर्वक प्रवर्जन, बलपूर्वक प्रवर्जन, स्वतंत्र प्रवर्जन और नियंत्रित प्रवर्जन। ये 5 तरह के समाज वैज्ञानिक किंग्सले डेविड ने प्रवर्जन के स्वरूप बताए हैं। इसके पश्चात यदि हम बात करते हैं समाज वैज्ञानिक पीटरसन के बारे में। समाज वैज्ञानिक पीटरसन ने अपनी पुस्तक जनसंख्या में प्रवर्जन के निम्न प्रकारों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम है आदिकालीन घुमंतु प्रवर्जन, आदिकालीन पर्यटन प्रवर्जन। तीसरा आता है जमीन से उड़ान, यानी कि अपनी जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन पर जाकर निवास करना। चौथा है विवशतापूर्वक प्रवर्जन। ये बहुत स्पष्ट है, जब व्यक्ति विवश होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूवमेंट करता है तो उसे विवशतापूर्वक प्रवर्जन भी कहा जाता है। पांचवा है सामूहिक प्रवर्जन। छठा है स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रवर्जन। स्वतंत्र रूप से जब व्यक्ति प्रवर्जन करता है उसे स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रवर्जन भी कहते हैं। सातवां कुली व्यापार प्रवर्जन, जब व्यापार के लिए व्यक्ति प्रवर्जन करता है।
दास व्यापार प्रवर्जन, दास व्यापार प्रवर्जन से मूलतः यहाँ पर तात्पर्य है जब व्यक्ति मजदूरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो उसे दास व्यापार प्रवर्जन के नाम से भी जाना जाता है। नवाब जो है सबसे अंतिम नवीन बंदोबस्त, यानी कि अपना नवीन घर बसाना, अपने को अलग से जो है माइग्रेट कर कर अपना एक सेटलमेंट बनाना, उसे नवीन बंदोबस्त का माइग्रेशन का एक प्रकार माना गया है। इसके पश्चात हम चर्चा करना चाहेंगे प्रवर्जन के सामान्य स्वरूपों का। व्हाट आर द जनरल फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन? प्रवर्जन के स्वरूपों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। ये कौन कौन से दो भाग हैं? जैसा कि हमने पहले भी बात की थी परिभाषाओं में, प्रवर्जन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला है आंतरिक प्रवर्जन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्जन। आंतरिक प्रवर्जन को हम इंटरनल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्जन को हम इंटरनेशनल माइग्रेशन भी कहते हैं। आइए, आंतरिक प्रवर्जन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्जन से हमारा क्या तात्पर्य है, इनको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किस प्रकार से आंतरिक प्रवर्जन किसे कहते हैं? एक राष्ट्र की सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों के जाने तथा वापस आने की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ पे दी गई है। एक राष्ट्र की सीमा, विद इन अ नेशनल बाउंड्री, जब एक स्थान से मूवमेंट करके व्यक्ति दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तथा उस स्थान पर कुछ समय तक निवास करके वापस अपने घर पर लौट जाते हैं, तो उसे हम इंटरनल माइग्रेशन या आंतरिक प्रवर्जन के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के विभिन्न प्रांतों की जनसंख्या का एक प्रांत से दूसरे प्रांत की ओर जाना तथा वापस अपने घर की ओर लौट जाना। इसके पश्चात आंतरिक प्रवर्जन किन किन प्रकारों का हो सकता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहला है गांव से नगरों की ओर प्रवर्जन। जब व्यक्ति गांव से नगरों की ओर प्रवर्जन करता है, एक गांव से नगर की ओर मूवमेंट करता है, माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। इसके पश्चात है एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर प्रवर्जन, माइग्रेशन फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज। इसके पश्चात है एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवर्जन, माइग्रेशन फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। इसके पश्चात है नगर से गांव की ओर प्रवर्जन, माइग्रेशन फ्रॉम सिटी टू विलेज। बहुत स्पष्ट बात है, गांव से नगरों की ओर प्रवर्जन, गांव से गांव की ओर प्रवर्जन, नगरों से गांव की ओर प्रवर्जन और नगरों से नगरों की ओर प्रवर्जन। इसे हम आंतरिक प्रवर्जन के रूप में ही पहचानते हैं या आंतरिक प्रवर्जन के स्वरूपों के रूप में पहचानते हैं। इसके पश्चात हम बात करना चाहेंगे आंतरिक प्रवर्जन के भेद क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन? इंटरनल माइग्रेशन कितने प्रकारों का या इंटरनल माइग्रेशन के कितने भेद होते हैं? इसमें सर्वप्रथम हमारे सामने आता है अंतः प्रांतीय प्रवर्जन, इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन। इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और वैवाहिक प्रवर्जन, मैरिटल माइग्रेशन। तीसरा है ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और चौथा है इसमें संबद्धता जन्य प्रवर्जन, एसोसिएशन माइग्रेशन। आइए सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं अंतः प्रांतीय प्रवर्जन के बारे में। अंतः प्रांतीय प्रवर्जन किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन? इस प्रकार के प्रवर्जन का आशय किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत को होने वाले प्रवर्जन से है। इस प्रकार के प्रवर्जन का निर्धारण प्रांतीय सीमाओं के अंतर्गत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही। प्रांत से हमारा तात्पर्य होता है राज्यों से। जब एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जनसंख्या मूवमेंट करती है या उनका प्रवास होता है, तो इसे हम अंतः प्रांतीय प्रवर्जन के नाम से जानते हैं। प्रांत से हमारा तात्पर्य है भारतीय संविधान में दी गई प्रांतीय सीमाओं से। इसके पश्चात दूसरा जो मुख्य भेद था वह था वैवाहिक प्रवर्जन, मैरिटल माइग्रेशन। वैवाहिक प्रवर्जन किसे कहते हैं? इस प्रकार के प्रवर्जन से तात्पर्य वर या वधू के उस प्रवर्जन से है जो विवाह के कारण घटित होता है। इस प्रकार का प्रवर्जन गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव या गांव से गांव को
हो सकता है। बहुत स्पष्ट बात है, वैवाहिक प्रवर्जन विवाह के फलस्वरूप घटित होता है। वर या वधु दोनों या दोनों में से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जब मूवमेंट करके माइग्रेट करके जाते हैं तो उसे हम वैवाहिक प्रवर्जन के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात तीसरा मुख्य भेद हमारे सामने था, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन। ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन किसे कहते हैं? औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण का एक स्वाभाविक परिणाम गांव से शहर की ओर होने वाली जनसंख्या का प्रवर्जन है। हमने अभी बीच में बात की थी, औद्योगिकीकरण से नगरीकरण होता है, औद्योगिकीकरण से एक नगर का विकास होता है, जनसंख्या गांव से नगरों की ओर प्रवास करने लगती है। इस प्रकार के प्रवर्जन की मात्रा का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन होता है। इनके आंकड़ों का अनुमान केवल नगरों की बढ़ती जनसंख्या के माध्यम से ही किया जा सकता है। अक्सर ये कहा जाता है कि नगरों की जनसंख्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण या औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ रही है। तो यह माइग्रेशन का एक बहुत ही प्रमुख भेद है। चौथा भेद हमारे सामने जो आया था वह था संबद्धता जन्य माइग्रेशन, एसोसिएशन माइग्रेशन। संबद्धता जन्य माइग्रेशन हम किसे कहते हैं? इस प्रकार के प्रवर्जन से आशय देश के किसी प्रांत में अर्जनशील प्रवर्जनकारी के साथ उसके आश्रितों के प्रवर्जन से है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है मित्रों, कई बार हम शब्दों से कंफ्यूज हो जाते हैं। संबद्धता मतलब क्या? संबद्धता मतलब एक अर्जनशील व्यक्ति से संबद्ध उसका परिवार। जब अर्जनशील व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ माइग्रेशन होता है, प्रवर्जन होता है, तो निश्चित तौर पर उस पर आश्रित उसके परिवार के सदस्यों का भी एक स्थान से दूसरी स्थान की तरफ प्रवर्जन होता है। कई बार प्रवर्जन होता भी है और अनेक बार नहीं होता है। कमाने वाले सदस्यों का स्थानांतरण प्रायः एकाकी प्रवर्जन के रूप में होता है। वे शहरों में रहकर आय अर्जित करते हैं और गांव में रहने वाले आश्रितों को भेजते रहते हैं। एकाकी परिवारों के संबंधजन प्रवर्जन की मात्रा में भी वृद्धि होती रहती है। यहाँ पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जब अर्जनशील व्यक्ति प्रवर्जन करके एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है तो अनेक बार यह भी देखा गया है तो कि उस पर आश्रित व्यक्ति अपने मूल स्थान पर ही निवास करते रहते हैं और अर्जनशील व्यक्ति जो है अपनी आय का कुछ भाग अपने परिवारों को नगर में रहकर ही भेजता रहता है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि अर्जनशील व्यक्ति के साथ में उस पर आश्रित परिवारों के सदस्यों का भी प्रवर्जन होता है। इस प्रकार के प्रवर्जन को ही हम संबद्धजन्य प्रवर्जन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे प्रवर्जन के सामान्य स्वरूपों का। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन? हमने इसके पूर्व एक बहुत सामान्य स्वरूप की बात की थी जिसे हम आंतरिक प्रवर्जन के नाम से जानते हैं। अभी हम जितने भेदों की बात कर रहे थे, हमने इसके पहले टाइप्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन की भी बात की है। अब हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवर्जन क्या होता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा को पार कर दूसरी राजनीतिक राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करता है तो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रवर्जन कहते हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय प्रवर्जन दो देशों के नियम के अधीन ही संभव है। जब एक देश का निवासी मूवमेंट करके, माइग्रेट करके या प्रवास करके दूसरे देश में प्रवेश करता है तो इसे हम अंतरराष्ट्रीय प्रवर्जन कहते हैं। तो बहुत स्पष्ट है मित्रों, आंतरिक प्रवर्जन के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है, अंतरराष्ट्रीय प्रवर्जन के बारे में जानने का प्रयास किया है हमने। ग्रामीण समाज के प्रवर्जन क्या होते हैं, इनके क्या क्या स्वरूप हैं, या यूं कहें कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ माइग्रेशन, इसके बारे में भी हमने समझने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हमने प्रवर्जन के सामान्य स्वरूपों पर भी यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास किया था। इसके पश्चात हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर और चर्चा करना चाहते हैं, प्रवर्जन के कारण और प्रवर्जन के प्रभाव क्या क्या हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवर्जन के कारणों के बारे में। प्रवर्जन के कारणों को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम जो भाग हमारे सामने आता है वह है आकर्षक तत्व, या इंग्लिश में इसे हम कहते हैं पुल रीजंस। व्हाट आर द पुल रीजंस ऑफ माइग्रेशन। दूसरा हमारे सामने जो आता है वह है
प्रत्याकर्षक तत्व, या जिसे हम बोल सकते हैं पुश रीजंस। व्हाट आर द पुश रीजंस ऑफ माइग्रेशन? सबसे पहले हम बात करते हैं आकर्षक तत्वों के बारे में। प्रवर्जन के आकर्षक तत्व किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल रीजंस ऑफ माइग्रेशन? आकर्षक तत्व वे हैं जो व्यक्ति को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में बसने के लिए लालायित करते हैं या आकर्षित करते हैं। संक्षेप में वे ये कारक हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि यह आकर्षक तत्व कौन कौन से हैं, आकर्षक तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले जो आकर्षक तत्व हमारे सामने आता है वह है रोजगार के अच्छे अवसरों की उपलब्धता। जब रोजगार के अच्छे अवसर किसी दूसरे स्थान पर उपलब्ध होते हैं तो निश्चित तौर पर व्यक्ति उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है या आकर्षित होता है, जिससे प्रवास संभव होता है। आमदनी के अधिक अवसर, आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण की अधिक अच्छी सुविधाएं, आर्थिक संपन्नता, अच्छी आबोहवा, उत्तम जीवन स्तर, शिक्षा तथा प्रशिक्षण के अनुकूल पद प्राप्त करने के अवसर। जब रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, आमदनी के अधिक अवसर हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, जब अच्छे आवास की उपलब्धता हमारे सामने होती है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती है या प्रशिक्षण की अच्छी सुविधाएं हमें जहां पर प्राप्त होती है, आर्थिक संपन्नता जहां पर चारों ओर फैली हुई होती है, जहां की आबोहवा अच्छी होती है या यूं कहें जहां का जीवन स्तर उत्तम होता है, प्रशिक्षण और शिक्षा के अनुकूल जहां पर पद प्राप्त करने के अच्छे अवसर होते हैं, तो इसे ही हम आकर्षक तत्वों के नाम से जानते हैं। और यह आकर्षक तत्व हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करने को विवश करते हैं या प्रवास करने को आकर्षित करते हैं। ये बात हमने आकर्षक तत्वों के बारे में की थी। आइए अब हम बात करेंगे प्रत्याकर्षक तत्वों के बारे में। व्हाट आर द पुश रीजंस ऑफ माइग्रेशन? सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रत्याकर्षक तत्व किसे कहते हैं। प्रत्याकर्षक तत्व वे हैं जो व्यक्ति को एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में बसने के लिए मजबूर या विवश करते हैं। संक्षेप में ये वे कारक हैं जो मनुष्य को अपना स्थान छोड़कर जाने के लिए मजबूर या विवश करते हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जिनकी वजह से व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है या विवश हो जाता है कि वह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने की सोचने लगता है? वह है देश के अंदर जीवन यापन के साधनों की कमी, अपर्याप्त मजदूरी, राजनीतिक, धार्मिक या जातिगत आधार पर भेदभाव, बेरोजगारी एवं निम्न जीवन स्तर, उन्नति के अवसरों का अभाव, समुदाय विशेष के व्यवहार, विश्वास तथा मान्यताओं से विरक्ति। जब देश के अंदर या जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर जीवन यापन के साधनों की कमी हो जाती है या वहां पर अपर्याप्त मजदूरी हमें मिलती है, राजनीतिक, धार्मिक और जातिगत आधारों पर वहां पर भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, बेरोजगारी के कारण हमारा जीवन स्तर निम्न होने लगता है, उन्नति का अभाव हो जाता है या एक समुदाय विशेष के व्यवहार, विश्वास और मान्यताओं से हमारे अंदर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो हम उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश या मजबूर हो जाते हैं। मोटे तौर पर प्रवर्जन के यदि हम कारणों की बात करते हैं तो वह इस प्रकार से हमारे सामने आते हैं: आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, जनांकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण। आइए एक एक करके हम इन कारणों के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? आर्थिक कारणों के अंदर सबसे पहला कारण हमारे सामने आता है, वह है भूमि की कमी। प्रवर्जन के कारण भूमि के ऊपर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण लोग प्रवर्जन के लिए बाध्य होते हैं। औद्योगिकीकरण, जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, प्रवर्जन औद्योगिक को भी प्रोत्साहित करता है। नवीन आधुनिक मशीनों की स्थापना से पुराने उद्योग विघटित होते जाते हैं और उनमें कार्यरत व्यक्तियों को रोजगार की तलाश में नए उद्योगों की ओर प्रवासित होना पड़ता है। आर्थिक कारणों में ही तीसरा मुख्य कारण है यातायात की सुविधाएं। सुगम रास्ते एवं सुरक्षित यातायात की सुविधाएं न केवल प्रवर्जन के लिए प्रेरित करती है बल्कि प्रवर्जन की बारंबारता को भी बढ़ाती है और
प्रव्रजन की दिशाएं भी निर्धारित करती है। आर्थिक स्थिति में ही प्रव्रजन आर्थिक चक्रों से भी प्रभावित होता है। मंदी के दिनों में लोग प्रवासी होकर उन प्रांतों में चले जाते हैं जहां आर्थिक समृद्धि के अवसर अधिक उपलब्ध रहते हैं। प्रव्रजन का इतिहास बताता है कि यदि रोजगार पाने और अधिक पैसा कमाने के अवसर सुलभ होते हैं तो लोग कठिनाइयों के बावजूद भी काफी दूर तक क्षेत्रों में प्रव्रजन करते हैं। इसके पश्चात मुख्य कारण जो हमारे सामने आता है वह है सामाजिक कारण। कौन से सामाजिक कारण हैं जिनकी वजह से प्रव्रजन होता है? प्रव्रजन के लिए सामाजिक रीति रिवाज, प्रचलित परंपराएं भी उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे प्रमुख घटक विवाह है। विवाह के पश्चात लड़कियों को अपने पति के साथ प्रवास करना होता है। पुराने जमाने में संयुक्त परिवारों के प्रचलन ने प्रव्रजन में रोक लगाई थी, परंतु बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों में विघटन होने से प्रव्रजन की प्रवृत्ति बढ़ गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक विकास एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए व्यक्ति अपना घर को छोड़ देते हैं। प्रव्रजन के दूसरे कारण की यदि हम बात करें तो वह है भौगोलिक अथवा प्राकृतिक कारण। प्रायः लोग खराब जलवायु तथा दुर्गम भौगोलिक दशाओं वाले क्षेत्रों से स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वाले क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त जब प्राकृतिक अवस्थाएं कुछ इस प्रकार बदल जाती है कि उनमें समायोजन नहीं हो पाता है तो प्रव्रजन करने की बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। अकाल, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि कुछ ऐसे प्राकृतिक घटक हैं जो प्रव्रजन को आवश्यक बना देते हैं। इसके पश्चात हम जनांकी कारणों पर प्रकाश डालना चाहेंगे। जिन स्थानों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वहां से प्रायः कम दबाव की ओर जनसंख्या का प्रवाह होता है। प्रव्रजन जनसंख्या के गुणात्मक पहलू पर भी निर्भर रहता है। एक स्थान पर जहां अधिक लोग हैं किंतु किसी कार्य विशेष के लिए अकुशल हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर कुशल व्यक्तियों का प्रवास आवश्यक हो जाता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर भी प्रवास को प्रभावित करती है। यदि पुरुष विशिष्ट जन्म दर कम है तो संतुलन बनाए रखने के लिए बाहर से पुरुषों का आगमन बढ़ेगा। इसके विपरीत यदि स्त्री विशिष्ट जन्म दर अधिक है तो निश्चित तौर पर स्त्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ बाहर जाना होगा। सांस्कृतिक कारण भी प्रव्रजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सांस्कृतिक संपर्क जैसे जैसे बढ़ता जाता है प्रव्रजन की संभावनाएं भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ाने में शिक्षा, यातायात की सुविधाएं और संचार व्यवस्था का विशेष योगदान होता है। भाषा और सांस्कृतिक परंपराएं भी प्रव्रजन की मात्रा और दिशा दोनों को प्रभावित करती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे धार्मिक कारण के। ऐसे कौन कौन से धार्मिक कारण हैं जिनकी वजह से प्रव्रजन होता है? धार्मिक आकर्षणों एवं संकट के कारण भी प्रव्रजन होता है। धर्म के प्रचार के उद्देश्य से ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि धार्मिक आंदोलन से प्रभावित प्रव्रजन के बहुत सारे उदाहरण हमें हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं। जीवन के अंतिम दिनों में तीर्थ स्थानों पर बस जाने के लिए होने वाला प्रव्रजन भी धार्मिक भावनाओं से ही प्रेरित एवं ओतप्रोत होता है। इसके पश्चात हम बात करना चाहेंगे राजनीतिक कारणों के बारे में। ऐसे कौन कौन से राजनीतिक कारण हैं जिनसे प्रव्रजन होता है? राजनीतिक निर्णय भी प्रव्रजन की मात्रा को प्रभावित करते हैं, जैसे राजनीतिक उपनिवेशवाद, रंगभेद की नीति तथा युद्ध भी प्रव्रजन को प्रोत्साहित करते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने प्रव्रजन के मूलभूत कारणों की चर्चा की है। आइए अब हम बात करते हैं प्रव्रजन के प्रभावों के बारे में। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन? प्रव्रजन का सबसे बड़ा प्रभाव जनसंख्या के आकार और जीवन के तरीकों पर पड़ता है। वैज्ञानिक एडवर्ड रॉस का विचार है कि प्रव्रजन के कारण अनुपयुक्त और अवांछित तत्वों का नाश हो जाता है। वैज्ञानिक रॉबर्ट रॉस के ही अनुसार आवास और प्रव्रजन राष्ट्र को मानसिक गतिशीलता भी प्रदान करते हैं। जो मानव समूह अपने मूल स्थान से जितनी दूर जाते हैं उतनी ही ज्यादा उन्नति भी करते हैं। प्रव्रजन को जानने के लिए हमें 3 दृष्टिकोणों पर विशेष रूप से विचार करना होगा। नंबर 1, प्रव्रजन के कारण उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है जहां से व्यक्ति प्रवासित हुए हैं। उदाहरण के लिए जनसंख्या के दबाव में कमी एवं
आर्थिक अवसरों की सुलभता। दूसरा मुख्य दृष्टिकोण जो हमारे सामने आता है वह है प्रव्रजन का उस जनता पर क्या प्रभाव पड़ा जहां व्यक्ति प्रवासित होकर बसे हैं। स्वभावतः वहां अनेक सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन समाज में दृष्टिगोचर हो रहे होंगे। तीसरा मुख्य दृष्टिकोण प्रव्रजन का जो हमारे सामने आता है वह है जो व्यक्ति प्रवासित हुए हैं उनके जीवन पर प्रव्रजन का क्या प्रभाव पड़ा है, वे क्या छोड़कर आए थे और उन्होंने प्रव्रजन के फलस्वरूप क्या प्राप्त किया है, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं क्या है आदि। प्रव्रजन के प्रभाव को मित्रों हम दो प्रकार से देख सकते हैं, एक है अच्छे प्रभाव, दूसरे हैं बुरे प्रभाव। What are the good impacts of migration and what are the bad impacts of migration? सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे प्रभाव के बारे में। अच्छे प्रभाव में हमारे सामने सबसे पहला आता है आर्थिक अवसरों की समानता। अच्छे प्रभाव में ही दूसरा है राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का विकास। तीसरा अच्छे प्रभाव में हमारे सामने आता है गांवों पर घटता जनसंख्या का प्रभाव। प्रव्रजन से निश्चित तौर पर जब गांव से नगरों की ओर प्रव्रजन होता है तो जनसंख्या का प्रभाव गांव में घटता चला जाता है, सामाजिक एकता में वृद्धि होती है प्रव्रजन के फलस्वरूप। ये थे मुख्य अच्छे प्रभाव। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बैड इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। सर्वप्रथम हमारे सामने आता है महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने से मानसिक असंतोष। जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर उनमें मानसिक असंतोष उत्पन्न होता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का विघटन, पारिवारिक संबंधों का विघटन, माता पिता पुत्र पुत्री के संबंधों का विघटन, प्रवासितों में अपनेपन एवं हम की भावना का भाव, वर्ग भेद का जन्म। प्रव्रजन के कारण वर्ग भेद का भी जन्म होता है। आवास की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक स्थान पर यदि जनसंख्या अधिक हो जाती है तो आवास की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने कारण और प्रभाव के बारे में चर्चा की है। व्हाट आर द मेन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। अब हम मुख्य रूप से बात करना चाहते हैं प्रव्रजन से संबंधित आंकड़ों के बारे में, माइग्रेशन से संबंधित डाटा के बारे में। एक और तो आंतरिक प्रव्रजनकारी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हैं, तो दूसरी ओर उन्हें मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लाभों से भी दूर रखा गया है। साथ ही आंतरिक प्रव्रजनकारी अनेक तरह की समस्याओं जैसे राजनीतिक सहभागिता में कमी, अपर्याप्त आवास, कम मजदूरी, असुरक्षित एवं खतरनाक कार्य, स्वास्थ्य एवं अशिक्षा जैसी सुविधाओं का अभाव, नस्ल, धर्म, वर्ग एवं लिंग के आधार पर भेदभाव से भी जूझ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार देश के सभी नागरिकों को देश के किसी भी राज्य में घूमने, निवास करने और बसने की आजादी होती है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के ताजा अनुमान के मुताबिक देश में आंतरिक प्रव्रजनकारियों की संख्या लगभग 6 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 28.5% है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है मित्रों। कहने का तात्पर्य यह है कि देश की कुल जनसंख्या का 28.5% जो है आंतरिक माइग्रेशन या आंतरिक प्रव्रजन करता है। विश्व बैंक की 2011 की एक रिपोर्ट बताती है कि आंतरिक प्रव्रजन भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, स्थानांतरण के फलस्वरूप व्यक्ति एवं परिवार का लंबी अवधि के लिए प्रयास, जिसे हम लॉन्ग टर्म माइग्रेशन भी कहते हैं। दूसरा, लघु प्रवास यानी कि शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, यानी कि छोटी अवधि के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना एवं वापस आ जाना। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के मुताबिक भारत में लघु प्रवासियों की संख्या 1.5 यानी 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है। इसमें ज्यादातर अल्पकालीन प्रवासी, दबे कुचले निचले समूह, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के, नगण्य शिक्षा प्राप्त, नगण्य संपत्ति एवं संसाधन विहित व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादातर ऐसे लोग लघु प्रवास करते हैं, शॉर्ट टर्म माइग्रेंट होते हैं,
जो दबे कुचले या निचले समूह से आते हैं। इसमें भी विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के निवासी हैं, जिनमें शिक्षा का अभाव है, जिनके पास संपत्ति न्यून या नगण्य है और जिनके पास संसाधनों के नाम पर कुछ भी नहीं है। एनएसएसओ के ही अनुमान के अनुसार रोजगार तथा कार्य के लिए प्रवास करने वालों में 26% आबादी ग्रामीण और 56% आबादी शहरी है। सामान्यतः यह माना जाता है, हमारे दिमाग में भी यह बात आती है कि गांव से प्रव्रजन ज्यादा होता है, परंतु जब हम रोजगार की बात करते हैं, कार्य के लिए प्रवास करने वाले व्यक्तियों की बात करते हैं, तो एनएसएसओ के आंकड़े यह बताते हैं कि 26% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों से केवल रोजगार और कार्य के लिए प्रवास करती है तथा 56% आबादी शहरों की होती है जो रोजगार और कार्य को ढूंढने के लिए प्रवास करती है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रवासितों के मान से जहां के आंकड़े, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के प्रवासियों की संख्या देश में अधिकतम है। प्रवासियों के मुख्य रोजगार, यदि प्रवासी ग्रामीण क्षेत्रों से और नगरीय क्षेत्रों से प्रवास कर रहे हैं तो ये कौन कौन से रोजगार क्षेत्रों में काम करते हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भवन निर्माण का क्षेत्र, घरेलू कार्य, वस्त्र उद्योग, ईंट भट्टों पर कार्य, ट्रांसपोर्ट एवं खदान में कार्य आदि है। जब हम वर्तमान में प्रवासितों के कल्याण के लिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 1979 है, यह एक्ट निश्चित तौर पर बहुत पुराना है और इसमें वर्तमान समय के साथ साथ संशोधन की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। मित्रों, यहाँ तक हमने प्रव्रजन के बारे में अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त किया है। आइए हम सारांश में देख लेते हैं आज हमने अपने इस वर्चुअल क्लास में किन किन बातों पर चर्चा की है। सर्वप्रथम हमने बात की थी प्रव्रजन के अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में। व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, हाउ कैन वी डिफाइन माइग्रेशन, और माइग्रेशन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की है। ग्रामीण समाज के प्रव्रजन के बारे में हमने बात की है, माइग्रेशन टू एंड फ्रॉम सोसाइटी। इसके पश्चात हमने माइग्रेशन के प्रव्रजन के कारणों एवं प्रभावों पर भी बहुत डिटेल में चर्चा की है। जैसा कि मित्रों आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने 15% प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार के देना अनिवार्य कर दिया है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका डिवीजन बनाने में या अधिक होते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर भी एक नजर डालने, और मेरा प्रयास होगा कि जो महाविद्यालय इस वर्चुअल क्लास के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं वहां पर बैठे मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं उनको हल करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम आपके सामने एक जो प्रश्न आ रहा है वह इस प्रकार है, प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन तथा बहिर्गमन होता है। यह परिभाषा किस समाज वैज्ञानिक ने दी है? मैं चाहूंगा कि विदिशा के विद्यार्थी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। विदिशा महाविद्यालय के विद्यार्थी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया इस प्रश्न को वापस सुने। प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन तथा बहिर्गमन होता है। यह परिभाषा किस समाज वैज्ञानिक ने दी है? आपके ऑप्शंस हैं अ डेविड हीर, ब बर्गेल, स डॉक्टर एस.सी. दुबे और द हीगल। यदि विदिशा के विद्यार्थी मेरी बात सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया इसे हल करने का प्रयास करें। मेरे समक्ष हरदा के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। हरदा के विद्यार्थी यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे। प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन तथा बहिर्गमन होता है। यह परिभाषा किस समाज वैज्ञानिक ने दी है? अभी हमने इस परिभाषा पर चर्चा की थी। ऐसे कौन से जो महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह परिभाषा दी? मेरे समक्ष बैतूल महाविद्यालय के विद्यार्थी भी उपस्थित हैं।
बैतूल महाविद्यालय के विद्यार्थी यदि इस प्रश्न का उत्तर देना चाहें। जयवंती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल के विद्यार्थी कृपया इसका उत्तर देना चाहें। मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो। बैतूल के विद्यार्थी, खरगोन के विद्यार्थी भी मेरे समक्ष उपस्थित हैं। बैतूल के विद्यार्थी यदि उनको कृपया माइक प्रदान करने का कष्ट करें। गुड मॉर्निंग सर, मैं जेएच कॉलेज से प्रदीप बादवे स्टूडेंट सर। जी हाँ, इसका बताएं। सर तीसरा उत्तर है सर डॉक्टर एस.सी. दुबे। बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। डॉक्टर एस.सी. दुबे साहब ने प्रवर्जन को सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया बताया है तथा ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसके माध्यम से अंतर्गमन और बहिर्गमन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य प्रश्न आपके सामने फिर से उपस्थित हो रहा है। मैं चाहूंगा खरगोन के विद्यार्थी, पन्ना के विद्यार्थी मेरे समक्ष बैठे हुए हैं। पन्ना के विद्यार्थी यदि इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। अन्य स्थान से किसी स्थान पर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अन्य स्थान से किसी स्थान पर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसके संभावित उत्तर आपके सामने आ रहे हैं। अ अंतर्गमन, ब बहिर्गमन, स नियंत्रित प्रवर्जन या द बलपूर्वक प्रवर्जन। अन्य स्थान से किसी स्थान पर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पन्ना के विद्यार्थियों यदि मेरी बात पहुंच रही हो तो कृपया इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। अन्य स्थान से किसी स्थान पर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पन्ना के विद्यार्थी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं शासकीय महाविद्यालय पवई से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। इसका उत्तर है आ नंबर। बिल्कुल सही उत्तर बताया। अंतर्गमन को ही हम अन्य स्थान से किसी अन्य स्थान पर जाने की प्रक्रिया के नाम से बुलाते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है। किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत को होने वाले प्रवर्जन को क्या कहते हैं? होशंगाबाद के विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट नर्मदा पीजी कॉलेज होशंगाबाद के विद्यार्थी यदि इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत को होने वाले प्रवर्जन को क्या कहते हैं? आपके संभावित उत्तर हैं अंतः प्रांतीय प्रवर्जन, वैवाहिक प्रवर्जन, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन और संबंधजन्य प्रवर्जन। किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत प्रांत से दूसरे प्रांत को होने वाले प्रवर्जन को क्या कहते हैं? मैं चाहूंगा कृपया, पन्ना के विद्यार्थी आपका टर्न हो चुका है। मैं चाहूंगा कि बाकी महाविद्यालय जो मेरे से कनेक्ट हैं वे भी कृपया इस वर्चुअल क्लास में सहभागिता करेंगे। होशंगाबाद के विद्यार्थी यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो। हाँ जी बोलिए। किसी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत को होने वाले प्रवर्जन को कहते हैं। हेलो बोलिए। खरगोन के विद्यार्थी मेरे सामने हैं, बोले। हाँ सर, मैं बादल दवाने बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए। सर इसका उत्तर आएगा अंतर प्रांतीय प्रवर्जन। बिल्कुल सही आंसर बताया। अंतः प्रांतीय प्रवर्जन के अंतर्गत एक प्रांत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवर्जन होता है। एक और प्रश्न आपके सामने है। वर या वधू के विवाह के कारण घटित होने वाले प्रवर्जन को हम क्या कहते हैं? यदि रीवा के विद्यार्थियों तक मेरी बात पहुंच रही हो, रीवा के विद्यार्थी यदि मेरे सामने मंडला के विद्यार्थी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मंडला के विद्यार्थी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो, वर या वधू के विवाह के कारण घटित होने वाले प्रवर्जन को क्या कहते हैं? अंतः प्रांतीय प्रवर्जन, वैवाहिक प्रवर्जन, स ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन, द संबंधजन्य प्रवर्जन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसे हम वैवाहिक प्रवर्जन के नाम से बुलाते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है। औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के परिणाम स्वरूप गांव से शहरों की ओर होने वाली जनसंख्या के प्रवर्जन को हम क्या कहते हैं? औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के परिणाम स्वरूप गांव से शहरों की ओर होने वाली जनसंख्या के प्रवर्जन को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर देना चाहेंगे। हरदा के विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हुए हैं। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदा के विद्यार्थी, टिमरनी के विद्यार्थी मेरे सामने हैं। टिमरनी के विद्यार्थी यदि इसका उत्तर देना चाहें। औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण के परिणाम स्वरूप गांव से शहरों की ओर होने वाले संख्या के प्रवर्जन को हम क्या कहते हैं? शासकीय महाविद्यालय टिमरनी के विद्यार्थी इसका उत्तर देना चाहेंगे। संभावित उत्तर है अंतः प्रांतीय प्रवर्जन, वैवाहिक प्रवर्जन, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन और संबंधजन्य प्रवर्जन। इसका सही उत्तर है ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन। एक और प्रश्न आपके सामने है। देश के किसी प्रांत में अर्जनशील प्रवर्जनकारी के साथ उसके आश्रितों के प्रवर्जन को क्या कहते हैं?
यह बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देश के किसी प्रांत में अर्जनशील प्रवर्जनकारी के साथ उसके आश्रितों के प्रवर्जन को हम क्या कहते हैं? संभावित उत्तर है अंतः प्रांतीय प्रवर्जन, व्यवहारिक प्रवर्जन, ग्रामीण नगरीय प्रवर्जन और द संबंधता जन्य प्रवर्जन। सर मैं शासकीय महाविद्यालय पवई से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए, इसका उत्तर क्या है? आपने जो ये प्रश्न हमारे सामने रखा है, इसका उत्तर है द। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है, संबंधता जन्य प्रवर्जन को ही हम, बिल्कुल सही उत्तर है। निम्न में से कौन से कारण प्रवर्जन में बाधक हैं? एक और प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन से कारण प्रवर्जन में बाधक है? संयुक्त परिवार, अशिक्षा, जाति प्रथा और द उपर्युक्त सभी। कौन से कारण प्रवर्जन में बाधक हैं? सर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, बिल्कुल सही बताया आपने। संयुक्त परिवार, अशिक्षा और जाति प्रथा, तीनों ही कारण ऐसे हैं जो प्रवर्जन में बाधा उत्पन्न करते हैं। कोई और प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, सही या गलत बताएं। जो स्टेटमेंट आपके सामने आने वाला है यह सही है या गलत है, इसे बताने का कष्ट करें। औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण से प्रवर्जन में वृद्धि हुई है। यदि ये आपका कथन सत्य है। प्लीज आपका जो है टर्न हो चुका है। मैं चाहूंगा कि बाकी महाविद्यालय भी जो वर्चुअल क्लास से जुड़े हुए हैं वे भी सहभागिता करें। सेंधवा के विद्यार्थी मेरी आवाज सुन रहे हो, सेंधवा, बड़वानी, यदि विद्यार्थी मेरी आवाज सुन रहे हो, पीजी कॉलेज सेंधवा, पीजी कॉलेज बड़वानी के विद्यार्थी यदि मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण से प्रवर्जन में वृद्धि हुई है। क्या यह स्टेटमेंट, क्या यह वाक्य सही या गलत है? हाँ जी, छिंदवाड़ा के विद्यार्थी मेरे सामने आ रहे हैं, बोलें प्लीज। इसका उत्तर सही है या गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही वाक्य है। औद्योगिकरण और नगरीकरण से प्रवर्जन में वृद्धि हुई है, सही वाक्य है। इसके पश्चात एक और प्रश्न आपके सामने है, सही या गलत बताएं। अकाल, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद आदि के कारण प्रवर्जन प्रोत्साहित होता है। सही गलत आंसर है। बताने का कष्ट करें। सर छिंदवाड़ा से पीजी कॉलेज से बोल रहा हूँ, हर्षित राजपूत। सर ये सत्य है सर। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही उत्तर है। अकाल, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद ये सभी कारण ऐसे हैं जो प्रवर्जन को प्रभावित करते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने है, आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की अच्छी सुविधाएं गांव से नगर की ओर प्रवर्जन को प्रोत्साहित करती है। आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण छिंदवाड़ा से जी, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से धर्मेंद्र। हाँ जी, बोलिए। उत्तर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही वाक्य है। आवास, शिक्षा और प्रशिक्षण की अच्छी सुविधाएं गांव से नगर की ओर प्रवर्जन करने को प्रोत्साहित करती है। एक और प्रश्न आपके सामने है, जन्म दर एवं मृत्यु दर ग्रामीण प्रवर्जन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण है। यदि खरगोन के विद्यार्थी मेरी आवाज सुन रहे हो, खरगोन के विद्यार्थी, बड़वाह के विद्यार्थी भी मेरे सामने हैं, खरगोन के विद्यार्थी बोलें सही है या गलत? कृपया समय की मेरे सामने प्रतिबद्धता है। यह बिल्कुल सही वाक्य है। जैसा आपको बताया है, जन्म दर और मृत्यु दर भी कुछ ऐसे कारण हैं जो प्रवर्जन को प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, यहाँ तक हमने प्रवर्जन के बारे में चर्चा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का इस वर्चुअल क्लास का लेक्चर पसंद आया होगा। मैं विशेष तौर पर मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आपसे चर्चा करने का यह मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।